टोपी है हमारी मैं हूं आम आदमी की, वो टोपी हमारा चिन्ह होगा, जिसको आप कहीं भी जाएंगे पहन के अगर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ओर लोग पूछेंगे कि भाई कौन सी पार्टी है, क्या है। तो इस तरीके से आपकी पहचान, भ्रष्टाचार आपका केंद्रीय मुद्दा है, उसको सामने रख के आपको आगे करना है, भ्रष्टाचार हटाना। क्योंकि आज सारे मुद्दे, अभी आप चर्चा में जब जाएंगे और जागरूकता के लिए जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई भ्रष्टाचार के कारण, अशिक्षा भ्रष्टाचार के कारण, पानी बिजली की समस्या भ्रष्टाचार के कारण, सड़कों के गड्ढे भ्रष्टाचार के कारण, तहसील की लूट भ्रष्टाचार के कारण, आरटीओ की घूसखोरी भ्रष्टाचार। तो ये सारा जो रोजमर्रा की जिंदगी में थाने का भ्रष्टाचार, उसकी लूट, उसकी चर्चा, तो रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी को जितने तरीके के भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, उनके सवालों से अगर आप जोड़ेंगे अपने आप को, तो मुझे लगता है कि यही आपके पार्टी की एक पहचान बननी चाहिए देश के अंदर। आम आदमी पार्टी का जब हम गठन करेंगे या इकाई गठन करेंगे, उसमें जिन व्यक्तियों को हम मनोनीत करेंगे, ये सजेशन होगा मेरा कि उनका बैकग्राउंड, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका छवि कैसी है, बहुत अच्छा। ऐसे लोगों को रखा जाए ताकि हम अपने मिशन को 100% आगे बढ़कर ले जा सकें। मुनीर भाई का बहुत अच्छा सवाल आया है, यह बहुत बढ़िया सवाल था, छूट गया था बातचीत में। जो आपके एक्टिव मेंबर बनेंगे उनकी पड़ताल आपको अच्छे ढंग से करनी है, बगैर, इसीलिए मैंने कहा पहले चरण में आप पुराने लोगों को ही क्यों सामने ला रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी बहुत समझ नहीं है कि यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं कौन कैसा है, एक दूसरे के बारे में बहुत सी चीजें, आप बहुत सारे लोग हमारे बारे में भी बहुत सी चीजें नहीं जानते होंगे कौन कैसा है। तो कुल मिलाकर इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई है कि धीरे धीरे हम अपने पार्टी का विस्तार करेंगे और जब किसी को अपने संगठन में शामिल करेंगे तो उसके बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियां हमको होनी चाहिए। जैसे अपराधीकरण का कोई भी दाग ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए जो आपकी जिला कमेटी में आना चाहता है। जो आपका सक्रिय सदस्य बनेगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ भी समाज में उसकी छवि ठीक ठाक व्यक्ति की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही शातिर और होशियार आदमी है जिसके खिलाफ आज तक ना तो कोई अपराध का मुकदमा दर्ज हुआ, ना उसने कभी कोई भ्रष्टाचार करते हुए वो पकड़ा गया, लेकिन वो अपने शातिर तरीके से सारी लूट और भ्रष्टाचार करता है, लेकिन उसको लोग समाज में जानते पहचानते रहते हैं कि हाँ ये आदमी है तो बड़ा बेईमान, भले नहीं पकड़ा गया। इतनी समझ होती है ना। तो वो भी अगर है, ऐसी भी जानकारी अगर है किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसको भी आपको अपने संगठन में सक्रिय सदस्य नहीं बनाना है और पार्टी का पदाधिकारी नहीं बनाना है। मोटे तौर पे यही क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई आदमी गलती से, मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है जो आपकी जानकारी में नहीं आया, गलती से मैं आपकी जिला कमेटी में आ गया, तो आप हमारे मामले को जिले के लोकपाल के पास ले जाएंगे, क्योंकि हर जिले में एक लोकपाल होगा और ग्रीवेंस रेड्रेसल की भी टीम होगी जो आपसी विवाद के निपटारे के लिए 2-3 गणमान्य व्यक्तियों की, जिनकी आप सारे लोग इज्जत करते हो, उनकी बनाई जाएगी, जिनके बीच में आपके बीच के कोई आपसी मतभेद है तो उनका निपटारा करने के लिए वो ग्रीवेंस रेड्रेसल की टीम काम करेगी। और आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, उसके बारे में कोई तथ्य और प्रमाण है, तो उसके लिए जिले के लोकपाल के पास कोई भी व्यक्ति अपने साक्ष्य के साथ अपील कर सकता है। ये जब तक अपनी पार्टी का गठन चल रहा है या जो भी हो रहा है, उस बीच अगर मुझे या कोई भी कार्यकर्ता को अपना एक पॉइंट देना हो कि ये चीज़ अगर और ऐड हो जाती, क्योंकि बुद्धिजीवी तो सभी हैं, लेकिन एक आध पॉइंट ऐसा मिल गया जिसके बारे में हमको ऊपर तक पहुंचाना है कि ये हो सके तो और अच्छा है, तो उसके लिए कोई मीडिया है या कोई ऐसी, वो आप अपनी जिला कमेटी को दे सकते हैं, उसके माध्यम से जाएगा, या हेल्पलाइन पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपराधिक मामलों में तो ठीक है कि हम
पर्सन को इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि हर छोटे व्यक्ति के कुछ ना कुछ केसेस चलते हैं, किसी का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, किसी का केस किस संबंधित में केस चल रहा है, किसी का और किसी संबंधित केस चल रहा है, तो क्या हम हर व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर देंगे? अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैंने उस सबके साथ साथ ये जोड़ा कि आपकी छवि कैसी है। इस देश में जब आपातकाल लगा तो हमारे यहाँ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बाबू चंदवली सिंह, उनकी उम्र थी 78 साल और उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया था कि इन्होंने रेलवे लाइन के बगल सिग्नल पे चढ़ के उसका सिग्नल तोड़ दिया 78 साल की अवस्था में, और इसके तहत आपातकाल में उनके ऊपर मीसा लगा दिया गया और उनको जेल भेज दिया गया 2 साल के लिए। तो अगर आप पूछेंगे कि वो कोई अपराधी है तो यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी आदमी नहीं मानेगा कि वो अपराधी है। संसद मार्ग में घेराव किया, घेराव कोयला घोटाले के खिलाफ था, उसमें अरविंद केजरीवाल सहित सारे साथियों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। अब आप पूछिए कि आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ करना क्या कोई गुनाह है? लेकिन सरकारों के पास हथकंडे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा भी लिख सकती है, आपको जेल भी भेज सकती है। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को आप अपराधी मानेंगे? अपराधी की डेफिनेशन है कि जब तक उसको कोर्ट से सजा नहीं होती है वो अपराधी नहीं होता। केस दर्ज करने से कुछ नहीं होता, कोर्ट से सजा होना उसको, नहीं वही अपराधी होता है। अरे ठीक है, ऐसे न्यायाधीश की तरह निर्णय मत सुनाइए, चर्चा होने दीजिए, थोड़ा चर्चा होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा चर्चा होने दीजिए, सबकी राय आने दीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो समाज से छुपे नहीं। तो आप जिले कार्यकारिणी की जब बात करते हैं तो समाज से छुपा नहीं होता है, समाज जानता रहता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। अभी यहां कोई हत्या हो जाए, उसका खुलासा पुलिस अपने ढंग से गलत भी करती है तो भी लोग कहते हैं यार इसको गलत फंसाया गया, ये नहीं शामिल है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के बारे आज किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि जो देश की पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं उनमें कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है, सारे लोग चेहरा जानते हैं उनका। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको एक ये समझ जरूर बनानी पड़ेगी कि अगर आंदोलनों में जबरदस्ती किसी के ऊपर मुकदमा लिखा गया है तो उसको आप अपने साथ ना लें, ये तरीका ठीक नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को तो बल्कि आपको सम्मानित करना चाहिए जो समाज के लिए लड़ाई लड़ते हुए लाठी खाए, जेल जाए, आपके आंदोलन, आपके लिए, आपके हक के लिए आंदोलन करे। लेकिन जो अपराधी हैं, 302 कर रहे हैं, 307 कर रहे हैं, जघन्य अपराधों में लिप्त हैं और उसके लिए समाज में उसकी छवि ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। It means candidate selection will be based on nature. हाँ, अपराध का क्या नेचर है, और मैंने आपको फिर बताया कि समाज में उस व्यक्ति की छवि कैसी है, और ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि कोई आंदोलन के नाते मुकदमा लिखवा रहा है या उसके ऊपर उसने वास्तव में अपराध किया है और मुकदमा लिखा गया है, इतनी समझ रखनी पड़ेगी। एक छोटा सा प्रश्न करिए। भारतीय जनतंत्र की एक विशेषता होती है सभी को साथ लेकर चलना, और जब कोई पार्टी विशेष किसी एक विशेष वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास करेगी तो क्या वह भारतीय जनतंत्र को सब बदलने में सफल हो सकती है? जैसे आज आम लोगों की पार्टी, आम आदमी की पार्टी का नाम लिया जा रहा है और अच्छी बात है, मैं इससे सहमत भी हूँ कि आम अच्छी बात है, लेकिन आम और विशेष में फर्क करना या तो अच्छी बात नहीं कही जा सकती। अगर आप वास्तव में जनतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सर्वप्रिय नाम रखिए जहाँ आम और विशेष में अंतर न लगे, सभी उसको सहयोग दें और सभी की समस्याएं समाधान। नहीं तो इसके नाम में आपको नहीं, एक मिनट, ताली कृपया करके रोके रहे हैं आप लोग, अंत में खूब बजा लीजिएगा 1 आध घंटे तक। मेरा ये कहना है कि इसमें आपको नाम में कहाँ समस्या लग रही है? बस ये कहें और आपका मतलब होता आम और विशेष में तो फर्क हो गई। सही सर, एक स्पेशल व्यक्ति होता है और एक सामान्य व्यक्ति
तो इसमें विशेष नहीं रखा गया ना, इसमें तो आम आदमी रखा गया। ठीक है भाई, आम को ही साथ लेके रखेंगे तो विशेष तो इससे अलग हो गए। आम ही रहता विशेष का। तो विशेष कब तक विशेष रहेंगे, उनको भी आम बनाइए ना। ये छोड़ के तो इसलिए यहाँ बैठे हैं, आम आदमी बनना चाहते हैं। एक साथ सारे लोग नहीं, प्लीज, एक साथ सारे लोग नहीं। विशेष व्यक्ति जो है वो आम आदमी बन गया है, क्योंकि ये आम आदमी की पार्टी है, वो स्पेशली अपने लिए विशेष नहीं है, क्योंकि आम आदमी बन के आए यहाँ पे मीटिंग करते हैं। ठीक है हाँ राजेंद्र, ये भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जो कार्यकर्ता वर्षों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, तो इस भ्रष्ट व्यवस्था के जो तत्व हैं उनसे लड़ने में उनपे भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाए हैं उन लोगों ने, जो न्यायालय में विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में इनका समाधान या निराकरण पार्टी के अंदर कैसे किया जाएगा? अब उसमें बहुत लंबा डिस्कशन, कोई और सवाल हो तो। हाँ, अपनी पार्टी में जैसे हर चीज में लोकतंत्र द्वारा अपनाया जाएगा कि ऊपर से आ जाएगा, कि पार्टी के ऊपर से आदेश द्वारा कि ये सदस्य है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा। इस पे आपसे थोड़ी लंबी चर्चा हम करेंगे, बैठ जाइए। ये पूरे हिंदुस्तान में कई जगह मैं जाता हूं तो ये सवाल जो तिवारी जी ने किया, ये बहुत देर में किया, ये सबसे पहले आ जाता है। तो मेरा अपना जो अनुभव है कि लोकतंत्र की परिभाषा भी हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से निकाल ली है। कोई सुझाव हमने दिया, कोई बात हमने कही, उसको मान लिया गया, तो इस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है पूरी तरह। कोई सुझाव और बात हमने कही, वो बात हमारी नहीं मानी गई, किसी कारण से सबने उसको नकार दिया, तो लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र की ये डिफिनेशन नहीं होनी चाहिए कि जितनी बात हम कहें उतनी बात मानी जाए और जितनी बात हमारी न मानी जाए वहां लोकतंत्र का उल्लंघन हो गया। लोकतंत्र का यह भी मतलब नहीं होना चाहिए कि हर बात में, सांस लेने से पहले और पानी पीने तक में एक एक चीज में आपसे पूछ के ही काम किया जाए। लोकतंत्र का मतलब यह होना चाहिए कि मोटे तौर पर किसी बड़े मसले पर सबकी आम राय क्या है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई इनको आपने कैसे बुला लिया, अब आप कहां तक लेके जाएंगे, हमको कोई समझा दे। आज यहां पे 400 लोग बैठे हुए हैं मान लीजिए। अब इंदौर की आबादी कुल कितनी है? 25-30 लाख। ठीक है ना तिवारी जी? एक मिनट, एक सेकंड। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आज से क्लियर कर लीजिए तो थोड़ा आगे आपको आसानी होगी, नहीं रोज परेशान रहेंगे आप लोकतंत्र के चक्कर में। इसलिए थोड़ा सा आप इस पे एक एक चीज क्लियर हो जाइए। लोकतंत्र का सही मतलब क्या है, वो थोड़ा जो हमारे दिमाग में छोटे बुद्धि में आया वो मैं आपको बात कर लूं, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है इस मसले पे। 400 लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, आबादी है 25 लाख। अब इन्हीं 400 लोगों में यहां पे मान लीजिए 10 लोगों का चयन हो गया, तो बाहर लोग कहेंगे कि इस पार्टी में तो लोकतंत्र है ही नहीं है। मैं तो गया था तिरंगा लेके स्कूल के बच्चों के साथ, हमको पूछा ही नहीं गया। चलिए उनको भी बुला लीजिए, तो संख्या आपकी 3000 हो जाएगी। अब उन 3000 में आप 10 लोगों का चयन कर लीजिए, तो कहेंगे साहब हमको तो पूछा ही नहीं गया, हम टीवी देख रहे थे आंदोलन के दौरान, हम भी कह रहे थे कि अन्ना हजारे का आंदोलन बिल्कुल ठीक है। उनको भी आपने बुला लिया, संख्या हो गई 10,000। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के नाम पर 1 महीने आप पूरी मेहनत कर लीजिए, तब भी आप 20,000 से ज्यादा आदमी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो उन 20,000 लोगों में बहुत आप मेहनत करेंगे, उन 20,000 लोगों को भी इकट्ठा करके आप वही 10 आदमी का ही चयन करेंगे अंतोगत। फिर भी आपने 24,80,000 आदमियों को छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि फिर आप लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 24,80,000 से तो आपने पूछा नहीं कुछ। तो इसलिए हर चीज को थोड़ा व्यापक दायरे में हम लोगों को देखना होगा। कई बार जो अगुवाई करता है उसके निर्णय पर भी हमको भरोसा और विश्वास करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कभी कभी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, गलती हो भी
तो पहले दिन से ही उसकी नीयत पे संदेह मत कीजिए, उसको थोड़ा मौका दीजिए, उसको थोड़ा जांचिए और परखिए, और उसके बाद अपनी बैठक में बंद कमरे के ऊपर खूब चर्चा विस्तार से कीजिए कि आपकी ये गलती थी, आपने यहाँ पे चूक किया, इसको आगे से सुधार कीजिए, और फिर उसको देखिए कि वो अंदर अपने सुधार कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको एक घटना बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आंदोलन में अरविंद जी को सीधे निर्णय लेना पड़ता है। लोग कहते साहब इसके लिए पूछा नहीं। हमारी लड़ाई मुद्दों को लेकर है या पूछताछ में हमें ज्यादा फंसना चाहिए? पूछताछ होना चाहिए, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मुद्दा ठीक है और मान लीजिए कि एक बार हमारे साथी अरुण तिवारी जी सबको बता पाने में असफल हो गए या संजय सिंह बता पाने में चूक हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोकतांत्रिक नहीं रह गए। इसका मतलब ये है कि आप हमारे मुद्दों को समझिए और किन परिस्थितियों में हमने निर्णय लिया इस चीज को समझिए। जैसे विकलांगों के आंदोलन में अरविंद जी शामिल होने के लिए गए थे, वो हमारी पार्टी का आंदोलन नहीं था। उन्होंने आके समर्थन मांगा, समर्थन में अरविंद जी शामिल होने के लिए गए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वो इच्छा जता रहे थे, लेकिन वहां पर उनको रोककर उनको गिरफ्तार करके बवाना जेल भेज दिया गया। अब या तो उन विकलांगों की लड़ाई लड़ने से पहले सलमान खुर्शीद ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है, इस पे 3-4 महीने तक पूरे देश में जनमत बनाते, तब उसके बाद उनको लड़ना चाहिए था। अगर जो हम अपने दिमाग में लोकतंत्र को लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब तो पहले उसके बारे में एक चीज के बारे में वो राय बनाते और तब जाके उस पर उनको लड़ाई करनी चाहिए थी। और एक तरीका तो यह है कि एक संवेदनशील मुद्दे को, विकलांगों के साथ हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को, बैसाखी चोरी के मुद्दे को हमारे नेतृत्व ने समझा और वो बैठ गए और सबसे कहा कि इस मुद्दे पे आंदोलन करो। मुझे लगता है कि हम लोगों को इन बातों को खुले मन से, व्यापक दायरे से सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। आम राय बनाकर काम करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दूरी नहीं है। और कम से कम अभी तक मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ परिवार जैसा रिश्ता बनाने का काम हुआ है, इसमें कहीं कोई चूक नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल जी से आप मिलेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि आपको ब्लैक कैट कमांडो धक्का दे रहा है, या आपको मिल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़े वीआईपी से आप मिल रहे हैं। साधारण तरीके से उनके साथ जाके बैठ के आप अपनी बात कह सकते हैं। माला पहले दिन से बंद करा दी गई कि कोई हमारे आंदोलन में माला नहीं पहनाएगा। व्यक्तिगत नाम से नारे बंद करा दिए गए कि देश का नेता कैसा हो, फला व्यक्ति जैसा हो, फला नेता जैसा हो। नारा हमने दिया कि देश का नेता कैसा हो, आम आदमी जैसा हो, आम आदमी जिंदाबाद। तो जब हम आपके साथ जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और सच्चे मन से कर रहे हैं, कोई धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आपको हमारी नीयत पे अगर संदेह है तब तो सवाल खड़ा कीजिए। किसी भी साथी की नीयत पे संदेह है तब तो सवाल खड़ा कीजिए। अगर उसकी नीयत पे संदेह नहीं है, तरीके में कहीं कोई गलती हो गई है, तो उसको यह मानना कि इन्होंने लोकतंत्र के मूल्यों का उल्लंघन किया, मुझे लगता है कि ये थोड़ा जाति हो जाती है। और कई बार ऐसी जाति हम लोग अपने साथियों के साथ करते हैं, जो साथी काम कर रहे होते हैं, अगुवाई कर रहे होते हैं, सबको साथ ले चल के काम करने की जिनकी इच्छा होती है। तो मेरी तरफ से तो फिलहाल यही सुझाव आपसे है कि आप आम राय बनाइए, लेकिन अगर कहीं किसी परिस्थिति में किसी साथी को कोई निर्णय लेना पड़ा तो बंद कमरे में उससे पूछ लीजिए, उससे चर्चा कर लीजिए, लेकिन बाहर उसकी आलोचना और निंदा करने से आपका संगठन कमजोर होगा। और आपका संगठन, एक चीज जान लीजिए, संगठन की बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर ये मुट्ठी की तरह एक रहता है ना, तो किसी के ऊपर आप धक्का देकर उसको पीछे ठेल सकते हैं, लेकिन अगर ये कमजोर हुआ, मुट्ठी आपकी खुली, तो कोई भी आपको तमाचा पलट के मार देगा। तो इसलिए उस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज अभी शुरुआत है, आगे भी इन बारीकियों का आपको ध्यान देना है कि अगर कोई विवाद और मतभेद है तो बंद कमरे के अंदर खूब चर्चा कर लीजिए, लेकिन बाहर निकलिए तो आम आदमी पार्टी की एकता, आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की एकजुटता समाज के अंदर दिखनी चाहिए।
और इस मुद्दे पे कोई सवाल हो तो मैं चाहूंगा इस पे चाहे जितनी लंबी चर्चा हो, लेकिन मेरा अपना मत यही है कि साथियों की नीयत पर अनावश्यक संदेह करने का काम हम लोगों को बंद करना चाहिए, अगर कहीं ऐसा हम लोग करते हैं तो। सर, मैं अपने साथियों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि चूंकि मीडिया हमें फुल तरीके से सपोर्ट नहीं करी, इसलिए हम लोगों ने एक अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया www.आपकीखबर। अच्छा, ठीक है। www.आपकीखबर.org www.आपकीखबर.org ये चैनल हम लोगों का शुरू हुआ है, और जयपुर के साथी डॉक्टर राकेश पारिक और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर शुरू किया है। तो अब कोई भी खबर आप लोग इसको मोबाइल पे देख सकते हैं, अगर कहीं कुछ देश में चल रहा होगा तो वो एक अच्छी व्यवस्था जयपुर के साथियों ने की, उनके लिए जोरदार तालियां। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आपका आंदोलन के लिए आपको कोटि बधाइयाँ, बहुत अच्छा आंदोलन चला रहे हैं आप, मगर एक चीज जो है जिसको अपन नजरअंदाज कर रहे हैं वो है कि हम सब भ्रष्ट हैं। हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आज मेरे को 2 पैसे का फायदा होगा तो मैं रिश्वत देने को तैयार हूँ, तो मैं भ्रष्टाचार बढ़ा रहा हूँ। जो ले रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, मगर जो दे रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि एक विंग अपना ऐसा बने जो लोगों को भ्रष्टाचार से रिश्वत देने से रोके, वो अपन नहीं कर पा रहे। आज मेरे को 2 पैसे का फायदा होगा तो मैं तो करूंगा, और हर कोई करेगा। तो ये जब वो फायदा कारण कुछ हो, कानूनी अड़चन हो, कुछ भी हो, पर मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात खुद से अपने अंदर निर्णय लेने की है। जरूर हम लोगों को अपील करनी चाहिए, जरूर हम लोगों को संकल्प दिलाना चाहिए ऐसा साथियों को, लेकिन इसके साथ साथ 24 घंटे तो हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। मैंने एक पिक्चर देखा सर, उसमें एक छोटी सी बात मैं एक सेकंड मैं कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात क्या होता है सर कि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, कई जगह ब्राइब मांगी जाती है और सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद। युवराज जी थोड़ा बात आपस में बात बंद कर रहे हैं, बार बार मुझे मना करना पड़ रहा है, अच्छी बात नहीं। नहीं ठीक है, नहीं तो हम सबको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सबको। चलिए हम ऐसे बैठ जा रहे हैं, अब दिख रहा है ना? मगर यहाँ क्या तकलीफ है? नहीं ठीक है, बैठ जाइए। हाँ सर, हम मान चुके हैं कि आप नीचे बैठे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बैठ जाइए, कोई इसमें ऊपर नीचे बैठने की जरूरत ही नहीं है, आप बैठ जाइए। हाँ सर, इनके जैन जी की बात आ जाने दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ये होता है सर कि अपना पक्ष सही होने के बावजूद भी संजय जी कई बार ये होता है कि अनावश्यक ब्राइब मांगी जाती है और ब्राइब नहीं देने की स्थिति में आपका काम लटकाया जाता है। आपका काम फेयर होने के बाद भी, आपका पक्ष सही होने के बाद भी, डॉक्यूमेंट सही होने के बाद भी काम लटका जाता है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में एक सेल ऐसी बने जो कोई भी बंदा, क्योंकि मजबूरी हो जाती है उसकी देना, वो नहीं भी देना चाहता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है ब्राइब देना, तो ऐसी स्थिति में वो बंदा उस सेल के पास जाए और अपनी समस्या रखे कि यहाँ इस डिपार्टमेंट में ये सब कुछ सही होने के बाद भी मुझसे ब्राइब मांगी जा रही है, और वहाँ पर फिर अपनी पार्टी उसको जाकर सहयोग करे, या तो पहले चेक कर ले कि वो बंदा सही है या नहीं, और यदि वो है तो फिर उसका सहयोग करे। ठीक बात है। एक बार उदाहरण दूंगा, नहीं भूल जाऊंगा, बहुत अच्छा उदाहरण मेरे दिमाग में आया। एक पिक्चर अभी निकली थी सफारी क्या करके है वो, फरारी की सवारी, वो पिक्चर मैं देख रहा था। उसका एक सीन है जो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। वो मुझे बहुत अपील किया और मुझे बहुत याद आता है, कहीं कहीं मैं वो सीन जरूर याद करता हूँ। एक उस पिक्चर में सीन है कि अपने बच्चे को हीरो जो है वो पिता उसका वो ले जाता है स्कूल छोड़ने के लिए, और ट्रैफिक गलती से वो क्रॉस कर लेता है, लाल बत्ती क्रॉस कर लेता है। तो लाल बत्ती क्रॉस कर लेता है तो उसका बेटा कहता है पापा, तो उसको लगता है मुझसे गलती हो गई, तो अपनी जो लंब्रेटा स्कूटर है वो किनारे खड़ी करता है और जाके वो ट्रैफिक पुलिस से बोलता है कि सर मुझसे गलती हो गई, मेरा आप चालान काट दीजिए। तो ट्रैफिक पुलिस कहता है कि अरे जाना भाई, दिमाग मत खराब कर,
अभी तो और लोगों को देखने दे, तू जा, तेरे को देखा किसने? तो बड़ी मासूमियत से उसने जवाब दिया कि मेरे बेटे ने देखा ना मुझको सर। ये भावना जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी तो मुझे लगता है कि अपने अंदर चिंता करने की जरूरत है। अगर हम अपने मन से पवित्र हो जाएंगे तो यहाँ जैसे बाबूजी ने कहा कि हाँ हमको भ्रष्टाचार करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने दृढ़ निश्चय ले ही लिया कि ठीक है ज्यादा से ज्यादा थोड़ी कठिनाई होगी, 10 दिन के बजाय हमारा काम 3 महीने में होगा, जितना मुनाफा हो रहा है उतना मुनाफा नहीं होगा, ये कठिनाइयां सामने आएंगी, लेकिन हम इस व्यवस्था से लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे गर्दन पे कोई रिवॉल्वर लगा के हमसे पैसा ले लेगा। उसके लिए हम लोग मिलजुल कर एकजुट होकर लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहली जरूरत इस बात के लिए है कि हम अपने अंदर से इस चीज को महसूस करें कि हाँ रिश्वत हमको नहीं देनी चाहिए। अगर अंदर से संकल्प हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इस कमी को अपने अंदर से दूर करने में हम कामयाब रहेंगे। और कोई सवाल साथियों का? सर मैं एक बात भाई साहब ने जो बोला उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, होता यह है कि आम आदमी आमतौर पर थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा सहमा हुआ रहता है, और नॉर्मली उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं जबकि उसकी गलती नहीं होती है तो भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको पैसा देकर निकलना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या हम कोई ऐसा एक सेल जैसा उन्होंने कहा कि रखें कि जो भी आम आदमी, हम यहाँ पे आके इसलिए बैठे क्योंकि हम खुद त्रस्त हैं और हम इस प्रॉब्लम से निजात चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, तो क्या ऐसी कोई सेल हो सकती है आम आदमी पार्टी की कि कोई भी आदमी आके बोले कि फलानी जगह पे मेरे साथ ये गलत बात हो रही है और हम लोग सब जाके खड़े हो जाए वहाँ पे? हाँ वो ठीक है, ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना सुझाव ये है, वो आप लोगों को तय करना है कैसे काम करेंगे। मेरा अपना सुझाव ये है कि व्यक्तिगत एक दो मामले लेने के बजाय, जैसे आरटीओ ऑफिस है तो वहां ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पे रिश्वत ली जाती है, ये सारे लोग जानते हैं। तो हम ये कार्यक्रम बनाएं कि आरटीओ ऑफिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, उसको हम एक्सपोज करेंगे, 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर का कार्यक्रम चलाएंगे, उससे उनके अंदर डर पैदा होगा और वहां का भ्रष्टाचार रुकेगा। तो आपका इंडिविजुअल एक केस लड़ने के बजाय 100 और 1000 और लोग जो रोज उस भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं उनकी बचत होगी। इसी तरीके से थाने हैं, इसी तरीके से अस्पताल है, इसी तरीके से तहसील है। तो एक करके भ्रष्टाचार, इंडिविजुअल केस लड़िए, लोग जुड़ेंगे आपसे। नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ, फूड डिपार्टमेंट का जैन साहब मैं आ रहा हूँ आगे, मैं सर आपको एक जरा नहीं मैं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। एक तो ये केसेस हो गए, दूसरा कुछ मामले ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिसको उठाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भाई किसी का पति सरकारी विभाग में काम करता था, उसकी डेथ हो गई, अब उसका फंड निकालने के लिए उससे रिश्वत मांगी जाती है। उसी के ऑफिस में जो लोग उसके पति के साथ काम करते थे वही लोग कहते हैं पैसे लाओ तो तुम्हारा काम करेंगे। तो इसके लिए ऐसे व्यक्तिगत संवेदनशील मुद्दों को, केसेस को भी हम लोगों को जरूर उठाना चाहिए, उस पर लड़ना चाहिए। जहां तक एक मुद्दे उठाने का सवाल है, एक मुद्दे उठाने के बजाय आप बड़े मुद्दे को संगठित तौर पर उठाएंगे तो उससे आपकी पार्टी का विस्तार भी होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे भी, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी आप काफी हद तक अंकुश लगा पाने में कामयाब होंगे। नहीं तो होगा क्या, आपको जान लिया कि भाई इनके मनीष जी के लिए अभी आम आदमी पार्टी वाले आ जाएंगे तो मनीष जी का तो काम कर देंगे, और इसके साथ साथ पीछे इनके जितने 99 आएंगे उनके नाम पर रिश्वत लेंगे। तो व्यक्तिगत केसेस भी जो बहुत महत्वपूर्ण, संवेदनशील आपको लगे उठाने लायक, उनको भी उठाइए, मनाही नहीं है, लेकिन बड़े मुद्दे उठाइए। 81 लोगों की मौतें हुई हैं ड्रग ट्रायल के नाम पे इंदौर में। मैंने सुना तो मुझे तो मतलब मेरे होश उड़ गए कि दवा का परीक्षण करने के नाम पर विदेशी कंपनियां आपके इंदौर में आके 81 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी हैं, 1 भी रुपए मुआवजा उनको नहीं मिला। 314 करोड़ रुपए का ड्रिप इरिगेशन का भ्रष्टाचार हुआ, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे सवालों को आप लोग उठाइए। पार्टी के गठन और संगठन और ढांचा खड़ा होने के बाद अभी आप लड़ाई में फंस जाएंगे तो ताकत नहीं तैयार हो पाएगी। तो बगैर शक्ति के, बगैर बल के, बगैर संगठन के आप लड़ने के लिए भी जाएंगे तो आप किसी मसले का हल नहीं करा पाएंगे। 2-3 महीने तक पूरा फोकस रखिए
कि गांव में, वार्ड में आपके कार्यकर्ता खड़े हो जाए, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स खड़े हो जाए और उसके बाद फिर आप मुद्दों को उठा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। अब आप सर, मेरा ये मानना है कि बड़े लेवल पे आप आरटीओ, जैसे आरटीओ ओपन घेरते हैं तो कुछ 6-7 दिन तक वहाँ पर कुछ सब कुछ फेयर चलेगा। जब वहाँ से निकल आएगी टीम तो उसके बाद वापस वो का वही ढांचा जो उनका चल रहा है वो चालू हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी आदमी को प्रॉब्लम हो तो वो हमारे पास आए, हमारी सेल में उसकी समस्या सुनी जाए, उसका निराकरण किया जाए। ऐसे ही पब्लिक जुड़ेगी सर। और ऐसे आप एक आदमी के लिए, आप मनीष जी के लिए जा रहे हैं, हम 99 बाकी जो लोग हैं ना, उन लोगों के पास मैसेज जाएगा कि यदि हमारे पास भी समस्या है तो हमें आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहिए और उनके लिए पार्टी जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अधिकारी भी त्रस्त हो जाएगी कि रोज की रोज आम आदमी पार्टी आ जाते, बंद करो भ्रष्टाचार, या फिर उनको कुछ ना कुछ उनके ऊपर बड़ा निराकरण होगा सर। अब मैं बात कर रहा हूँ सर फूड डिपार्टमेंट की। आपकी फूड की दुकान है, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मुझे पता है। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। मैं अपनी जो मुझे नॉलेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप सोना बेचिए सर, उसके बाद भी वो आपका सैंपल फेल कर देगी यदि आप रिश्वत नहीं दे रहे तो। मतलब वो समस्या आती है। कितना भी फेयर बना दो, कितना भी फेयर, अब इसी को आपका सैंपल फेल हो जाएगा अब यदि आपने रिश्वत नहीं दी तो। ये मुंह पे बोल के जाते हैं अब रिश्वत नहीं तो सैंपल फेल। हाँ, तो इसी तरीके इसी मसले को उठाने का 2 तरीका है और इसी काम में 2 तरीके के लोग भी हैं, ये भी आप जानिए। बहुत सारे लोग हितेश जैन जैसे होंगे जो धंधेबाजी नहीं करते हैं और उनको रिश्वत देनी पड़ती है तो उनको कष्ट है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो पानी मिलाते होंगे, गड़बड़ करते होंगे और वो रिश्वत देके उनका सैंपल बिल्कुल अच्छा आता होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो मेरा तो कहना सर, हाँ सर, मेरा ये कहना है कि मुद्दों की परख और समझ आपको अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे करनी होगी। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उस पर निर्णय आप लोग अपने ढंग से ले। मेरा जो सुझाव था वो मैंने दे दिया। और कोई बात किसी की हो सर? जिला स्तर पर कि हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो आप पार्टी है वो खड़ी हुई है। भ्रष्टाचार और भूमंडलीकरण दोनों एक दूसरे की जगह शब्द यूज किए जा सकते हैं। तो हम स्थानीयकरण की नहीं बात करते। हम जो अभी आपने बताया कि आरटीओ का लाइसेंस है, तो क्या लाइसेंस की जरूरत है क्या, उस पर हम नहीं सोचते। अगर आदमी को जो है पूरे कानून के तहत मान दिया जाए, सरकार जो है हर काम में हस्तक्षेप करे, चाहे छोटे और बड़े के लिए बराबर कानून हो, तो क्या भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं क्या? नहीं, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। नहीं, मेरा ऐसा बोलना है कि जो लाइसेंस राज है हर जगह, जैसे मेरे को यहाँ से मुंबई जाना है, ठीक है ना, तो आपने जो वो मैं आइडेंटिफिकेशन लेके चलूं, तो ये सारा जो भूमंडलीकरण जो है, वैश्वीकरण हुआ है, उसके कारण ये सारी समस्याएं और भ्रष्टाचार रुक जाए। तो क्या हम स्थानीयकरण की बात नहीं करना चाहते हैं? क्या हम ये बात नहीं करना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से लाइसेंस राज है हर चीज में, क्या हमने जो है लाइसेंस राज अब हर जगह गलत भी है, ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं, पर जैसे मैं इसका लाइसेंस नहीं बना, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कई बार अभी आपको रेलवे में क्या धंधा चल रहा है पता नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम है। पहले से ही टिकट करा लेते हैं दलाल लोग, 20 टिकट करा लिया दूसरे लोगों के नाम पे। पता चला संजय सिंह की जगह विनय कुमार का टिकट है और 200-500 रुपए ज्यादा लेके हमको भेज दिया। हम विनय कुमार के नाम पे यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, उम्र थोड़ा आसपास की रखते हैं, तो इसके लिए अगर वो कह रहे हैं कि साहब परिचय पत्र आपका होना चाहिए, तो मुझे तो इसमें लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस की आपने बात कही। अब अगर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, और आप ही के देश में, कहीं दूर नहीं है, गुजरात में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का जो है वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया था कहीं, यहां जबलपुर में अंधे के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बना था, हम लोगों ने उसकी खबर पड़ी थी। तो हर जगह लाइसेंस नहीं गलत है, लेकिन ये बात ये भी सही है कि लाइसेंस राज की जो स्थिति की जाती है, हर चीज में लाइसेंस, हर चीज में लाइसेंस, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेन में परिचय पत्र जैसी चीज तो मुझे गलत नहीं लगती व्यक्तिगत तौर पर। एक ही आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका जो है जो वहां पे गया हो और उसको लाइसेंस नहीं मिला हो। मतलब हर एक आदमी गाड़ी चला रहा और उसके लिए भ्रष्टाचार, तो या ट्रेन की बात भी अगर अपन करते हैं, तो अगर आप
परिचय पत्र की बात। अब चलिए इसको फिर आगे और बाद में चर्चा करेंगे। मेन मुद्दे पे आओ, अपन कोशिश कर सकते हैं सर, सत्ता में आने वाला सब हो गया ना? मेन मुद्दे पे आओ। हो जाएगा सर, ठीक है, हो जाएगा। रख दो नीचे, रख दो, मैं बैठ जाता हूँ। हैं? चल रहा है इसको लाइव दिखाना, कैसे चल रहा है? स्वराज का जो विजन है, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। देखिए अभी थोड़ी चर्चा हो जाए, अच्छी बात है। स्वराज का जो हमारा विजन है, उसमें हमारी सोच ये है कि सत्ता जनता के हाथ में कैसे सौंपी जाए, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें आम आदमी के हाथ में सत्ता हो, विकेंद्रीकरण हो, ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए, प्रशासन पर और विकास में सीधा हस्तक्षेप जनता का हो, मोहल्ला सभा और ग्राम सभा का हो। उदाहरण के तौर पर आप एक गांव में रहते हैं, उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं और वहां टीचर समय से नहीं आता। ये आपसे जुड़ा हुआ मसला है। अब इसके लिए आप पहले एजुकेशन इंस्पेक्टर को शिकायत करते हैं, फिर बीएसए को शिकायत करते हैं, फिर उसके बाद डीएम को शिकायत करते हैं, फिर जांच पे जांच चलती रहती है और मास्टर साहब भी बेपरवाह, बीएसए साहब भी बेपरवाह। बीएसए साहब ने अगर कारण बताओ नोटिस दिया तो मास्टर साहब ने उनको कुछ रुपया पहुंचा दिया, काम दोनों का बन गया। हमारा ये कहना है कि एक ऐसा स्वराज का कानून होना चाहिए देश में कि अगर स्कूल का टीचर गांव में नहीं पढ़ा रहा है तो गांव के लोग इकट्ठा हों, ग्राम सभा बैठे और ग्राम सभा कहे, लिखकर आदेश दे ग्राम सभा कि इस मास्टर की 2 महीने की तनख्वाह काटी जाएगी, या इसको सस्पेंड किया जाएगा, या इसको बर्खास्त किया जाएगा, और उस ग्राम सभा के निर्णय को बीएसए और डीएम मानने के लिए बाध्य हो। ये कानून हम चाहते हैं स्वराज के अंदर। मेरा भी एक विचार है सर। एक मिनट, उनके और दो, हाँ, एक आध दो दान। आपके प्रश्न का उत्तर है हाँ। कि स्थानीय व्यक्ति को जो वहाँ पे पढ़ा लिखा है उसको दूर ना भेजकर उसको पास का गांव दिया जाए, तो आने जाने का जो समय है कन्वेंस से उसका सही हो जाएगा और वो समय बचेगा और व्यक्ति टाइम से पहुंचेगा। ये अपने व्यवस्था बहुत गलत है कि इंदौर का व्यक्ति है और वो जेल जाएगा या जयपुर जाएगा या सवेर जाएगा। तो स्वराज में कुल मिला के बात इतनी है कि ग्राम सभाओं और मोहल्ला सभाओं को सशक्त किया जाए, उनके हाथ में सीधे सत्ता सौंपी जाए। वो प्रशासन के, शिक्षा के ऐसे जो मसले हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य के, कानून व्यवस्था के, उस पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। जिला स्तर पर जो लोकपाल और ग्रीवेंस रिलेशनल फोरम का जो गठन होना है वो किस चरण में होना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी प्लीज बता देंगे सर। यहीं पर होना है और आप लोगों के बीच से ही सुझाव आने हैं और आज ही आने हैं। आज ही के दिन होना है, इसी चरण में होना। अगर आज आपके पास व्यक्ति ऐसे हों तो आज ही हो जाए। अगर लगे कि नहीं लोकपाल के लायक व्यक्ति आज की सभा में उनका नाम नहीं आ सकता तो आप समय ले सकते हैं। मनोनयन से होगा कि निर्वाचन से होगा सर? मनोनयन से होगा। लोकपाल को इतना फुर्सत में नहीं है कि वो अपना वोटिंग कराएगा आपके आपका काम भी करे, उसके लिए वोटिंग कराए, उस पर एक अहम सहमति यहाँ बना लीजिए। अभी तो चल रहा है, तो अब हम लोग चयन वाले काम में लग जाएं, थोड़ा आप लोग आगे आ जाए। दो मिनट चर्चा कर लें आपसे। ये लैपटॉप बनाओ, ये हाँ। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और आज यहाँ इंदौर में संगठन के निर्माण के बारे में साथियों के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ आया था। पूरे देश में 15 राज्यों में
लगभग 337 जिलों में संगठन निर्माण का काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी की लगभग सभी जिला इकाइयाँ 337 जिलों में 5 जनवरी तक बना ली जाएंगी और उसके बाद 2 महीने के अंदर हर गांव में 10 कार्यकर्ता और शहर के हर वार्ड में 10 कार्यकर्ता, कॉलेजेज में 10 कार्यकर्ता, ये लक्ष्य रखा गया है। जब जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद आने वाले 2 महीनों में ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद स्थानीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर भ्रष्टाचार या जन समस्याओं से जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे उसको लेकर हम लोग आंदोलन की रणनीति आगे तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। यहाँ चपरासी से लेकर स्वास्थ्य निदेशक तक के घरों में सैकड़ों करोड़ रुपए लोकायुक्त की जांच में बरामद किए गए हैं। सरकार के लगभग 10 मंत्री ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त के जांच के दायरे में हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की हालत बदतर है। पिछले 7 सालों में शिवराज सिंह जी की सरकार में 15,090 बलात्कार हो चुके हैं और आज दिल्ली के गैंग रेप के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो रहा है। उसमें हम लोगों की मांग है कि बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य के लिए, ऐसे घृणित काम के लिए बलात्कारी को 2 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करके सजा दी जाए, क्योंकि गोपाल कांडा से लेकर अमरमणि त्रिपाठी तक इस देश के अंदर नेताओं के ऊपर भी बलात्कार के मामले सामने आए हैं, जिसको मजबूत कानून न होने की वजह से सालों साल लटकाया जाता है। आज इस देश में बलात्कार के लिए एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है और सभी 1 लाख से ज्यादा केसेस, 1,26,000 केसेस बलात्कार के मामले में देश की न्यायालयों में पेंडिंग पर है। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त के समाज की स्थापना, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल जैसा कानून इस देश के अंदर होना चाहिए, जन लोकपाल होना चाहिए, भूमि अधिग्रहण बगैर जनता की मर्जी से न किया जाए, ऐसे कानून बनवाना हमारा उद्देश्य है। देश में आगामी 2013 में इलेक्शन होना है, तो क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में जब हमारा सांगठनिक ढांचा तैयार हो जाएगा 3-4 महीनों के बाद हम सारे लोग बैठेंगे और चुनाव के संबंध में तब निर्णय लेंगे। अभी आज की तारीख में कोई हमेशा देखा जाता है कि सत्ता और सरकार जिसके पास होती है वो हमेशा से भ्रष्टाचार का ही सपोर्ट करती है, और तो इस बात के कहाँ तक नियंत्रण किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी से जो नेतृत्व में आएंगे तो उन पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? हमने पहले दिन से ही अपने पार्टी के अंदर नेताओं के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर तमाम तरह का नियंत्रण लगा रखा है। उनकी तनख्वाहें बहुत सीमित हैं, उनको कोई गाड़ी बंगला नहीं, उनको कोई लाल बत्ती नहीं, ऐसे तमाम व्यवस्था हम लोगों ने अपने पार्टी के अंदर ही कर रखी है। तो जितना अंकुश हो सकता है वो पूरा लगाया जाएगा और ये प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ जब हम रिकॉल की बात कर रहे हैं तो कोई गलत व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी को अच्छा समझ के लोग जिताते हैं और वो गलत बन जाता है तो उसको भी वापस बुलाने का अधिकार जनता के हाथ में। देखो अभी थोड़ी देर तो चलेगा, 1 मिनट तक। अभी तो अब जिला कार्यकारिणी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए। 2-3 चीज इसके लिए कहना चाहूंगा कि एक तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि आज जो लोग जिला कार्यकारिणी में आ रहे हैं वो कोई बहुत अतिरिक्त शक्तिशाली लोग हैं, ऐसा नहीं है। जो जिला कार्यकारिणी में नहीं रहेंगे उनका कोई महत्व कम है, ऐसा भी नहीं है। और भविष्य में आपके पार्टी के प्रति लगाव, उसके काम को देखते हुए
आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो 30 लोगों की कमेटी बननी है, आज 10 लोगों का चयन किया जाएगा। बेहतर ये होगा कि आपसी राय से, आपसी समझ से, आपसी सहमति से अगर 10 लोगों का चयन हम लोग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा फिर चुनाव की प्रक्रिया में और आगे वो एक लंबा काम है जो करना पड़ेगा। तो अच्छी बात तो ये होगी कि जिस व्यक्ति का नाम जिला कार्यकारिणी में जिला कार्यकारिणी के लिए आना है वो स्वयं से अपना प्रस्ताव न करे, कोई दूसरा व्यक्ति आपका प्रस्ताव करे और उस पर बाकी लोगों की सहमति हो। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी जो शुरुआत जो हो रही है, पहली जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उसमें हमारी प्राथमिकता इस बात की है कि जो लोग शुरू से इस आंदोलन में जुड़े रहे हैं, शुरू से इस अभियान में जुड़े रहे हैं, उनमें से कुछ साथियों को आप जिला कार्यकारिणी के लिए चयनित करें, उनका नाम चयनित करें और उसके साथ फिर काम आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, विस्तार के साथ साथ आपके कमेटी में भी और लोग आएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि एक एक करके नाम दूसरे साथी प्रस्तावित करें और उस पर फिर एक